हाँ तो बच्चों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज देखिए हम आपको फिजिक्स पढ़ाएंगे। क्या पढ़ना है बेटा आपको? फिजिक्स पढ़नी है। कौन सी क्लास की पढ़ेंगे साहब? 12वीं क्लास की पढ़ेंगे। 12th क्लास की फिजिक्स का अध्ययन करेंगे। और नए सत्र में आपका सत्र आरंभ हुआ है 2026-27। 2026-27 इस सत्र में हम मोटा मोटा सा बात करें फिजिक्स की, तो फिजिक्स में कितनी यूनिट है भाई? 9 तो यूनिट है। कितनी यूनिट है? 9 यूनिट। 1 से लेकर के 9 तक यूनिट बनाई। और चैप्टरों में कितने में डिवाइड किया है भाई? 14 चैप्टरों में डिवाइड किया है। आप कितने चैप्टरों में? 14 चैप्टरों में, 1 से लेकर के 14 तक, 14 तक चैप्टर बनाए गए। आपका बोर्ड का जो पेपर होता है वो टोटल 56 नंबर का होगा। कितने नंबर का होगा भाई? 56 नंबर का। कितने नंबर का? 56 नंबर का। यानी ये 9 यूनिटों को 56 नंबर में डिवाइड किया गया है। और उन 9 यूनिटों के अंतर्गत 14 चैप्टर है आपके। तो 56 नंबरों को 14 चैप्टरों में कहें या यूनिट्स के अंतर्गत कहें डिवाइड कर दिया गया है। और उसके अंतर की बात करें तो मैं बात करता हूँ आपकी बेटा पहली यूनिट की। पहली यूनिट की बात करूं, फर्स्ट यूनिट की बात कर रहे हैं, जिसका नाम है स्थिर वैद्युत की। क्या नाम है बेटा? स्थिर वैद्युत की। स्थिर वैद्युत की। इसको अंग्रेजी में कहें तो इलेक्ट्रो स्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ये कह सकते हैं कि सर ये यूनिट कितने नंबर की है भाई? कितने नंबर की है? ये यूनिट पूरी 7 नंबर की है। कितने नंबर की है? 7 नंबर की। इस यूनिट में कितने चैप्टर हैं साहब? इस यूनिट के अंतर्गत जो चैप्टर हैं आपके वो हैं बेटा 1 और 2। 2 चैप्टर। कितने चैप्टर है? 2 चैप्टर। हम बात करेंगे बेटा पहले चैप्टर की आपके की। कि साहब यूनिट तो 7 नंबर की, लेकिन चैप्टर नंबर 1 जो है वो कितने नंबर का है? ये जो पहला चैप्टर है वो आपका नंबर का है बेटा 4 नंबर का। कितने नंबर का है? 4 नंबर का। 4 नंबर का है पहला चैप्टर। इस चैप्टर का साहब नाम क्या है? इस चैप्टर का नाम है बेटा विद्युत आवेश। आवेश एवं क्षेत्र। विद्युत आवेश एवं क्षेत्र। अंग्रेजी में बोले तो इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, या खाली फील्ड्स कह सकते हो। फील्ड्स की बात करें, विद्युत आवेश एवं क्षेत्र, इसकी बात करेंगे। किसकी बात करेंगे बेटा? विद्युत आवेश एवं क्षेत्र की बात करेंगे। ये अपना पहला चैप्टर। कि सर इसमें सबसे पहले बात करें तो हम पहले आपकी यूनिट का परिचय कराते हैं। क्या कराते हैं? थोड़ा सा यूनिट का परिचय करा देते। तो सबसे पहले हेडिंग डालेंगे बेटा स्थिर विद्युत की। स्थिर विद्युत की, इलेक्ट्रो स्टैटिक्स। इलेक्ट्रो स्टैटिक्स ये आपकी पहली यूनिट है। किसे कहते हैं भाई स्थिर विद्युत की? किसे कहते हैं भाई? मैं बात करूं तो सबसे पहले भौतिक विज्ञान की, या ये कहें भौतिकी की। भौतिक विज्ञान कहें या भौतिकी कहें। भौतिकी की
वह शाखा जिसके अंतर्गत स्थिर आवेश या आवेशों के समूहों की बात करें, आवेशों के समूहों का अध्ययन किया जाता है, अध्ययन किया जाता है। तथा उनके मध्य होने वाली घटनाओं के बारे में अध्ययन किया जाता है, किया जाता है। क्या कहलाती है भाई? स्थिर वैद्युत की कहलाती है। स्थिर वैद्युत की कहलाती है। स्थिर वैद्युत यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स किसे कहते हैं? भौतिक विज्ञान की वह शाखा है या भौतिकी की वह शाखा है जिसके अंतर्गत स्थिर आवेशों या आवेशों के समूह का अध्ययन किया जाता है तथा उनके मध्य होने वाली घटनाओं के बारे में अध्ययन किया जाता है या जाना जाता है, ये कह सकते हो। स्थिर वैद्युत की कहलाती है। ये है हमारी जो यूनिट है, उस यूनिट का परिचय, यूनिट का नाम है, ये कह सकते हो। और हम बात करें बेटा कि सर चार्ज क्या होता है? ठीक है बेटा, हम बात करेंगे स्थिर वैद्युत की। ठीक है, इसकी बात करेंगे, स्थिर वैद्युत की बात करेंगे। स्थिर वैद्युत की, ठीक है। स्थिर वैद्युत, ठीक है बेटा। एक मिनट, ये स्थिर वैद्युत की बात कर रहे हैं, ज्यादा ऊपर चला गया। ठीक, अब इसके अंतर्गत सबसे पहले हम बात करते हैं बेटा किसकी? आवेश की। किसकी बात करेंगे? आवेश की बात करेंगे। अंग्रेजी में कहें तो चार्ज। क्या कहेंगे बेटा? चार्ज। ठीक है, ये कैसे आवेश की बात कर रहा है। तो मैं बात करूं बेटा आवेश की, तो थोड़ा सा इसके बारे में जैसे जनरल जानकारी आपको दे देते हैं हम कि लगभग 600 ईसा पूर्व की बात है और ग्रीक निवासी, यूनान जो देश है, ग्रीक कहें या यूनान कहें या ग्रीस कहें, के ग्रीक के मिलेटस के निवासी थे। कौन थे भाई मिलेटस के निवासी? एक थेल्स नाम के वैज्ञानिक थे। क्या नाम था उनका भाई? थेल्स। जो दार्शनिक हुए हैं, थेल्स नामक वैज्ञानिक थे या दार्शनिक कह सकते हो।
थेल्स नामक वैज्ञानिक ठीक है कहाँ के निवासी थे भाई? ग्रीक कह सकते हो या क्या कह सकते हो, ग्रीस या यूनान कह सकते हो, बात एक ही है। निवासी कौन थे भाई? थेल्स थे, ग्रीक निवासी थेल्स। इन्होंने 600 ईसा पूर्व बीसी या ईसा पूर्व की बात करें तो इन्होंने एक एम्बर नामक पदार्थ के बारे में बताया था। और उस पदार्थ की बात करें हम कि अगर उसको कि किसी कांच की छड़ से, कागज के टुकड़ों से, रेशम की छड़ से आदि या प्लास्टिक छड़ से रगड़ करके देखा तो उन्होंने पाया कि वो अन्य पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित करता है या उनमें एक आवेश आ जाता है। वो वस्तुएं कैसी हो जाती हैं? आवेशित हो जाती। और ग्रीक में एम्बर को ही, एम्बर नामक जो पदार्थ है उस पदार्थ को ही इलेक्ट्रम, क्या कहा? इलेक्ट्रम, या क्या नाम दिया? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन भी कहा गया, इलेक्ट्रॉन कहा गया, इलेक्ट्रॉन। और इसी के आधार पर उन्होंने क्या देखा कि ये इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रम जो बात हुई, इसी के आधार पर इन्होंने स्थिर वैद्युत की, जिसको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहते हैं, स्थिर वैद्युत की, स्थिर वैद्युत की, स्थिर वैद्युत की। ठीक है बेटा, एक बार मैं इसको बता देता हूँ, ये सही नहीं हुआ है। स्थिर वैद्युत की क्या नाम दिया गया? स्थिर वैद्युत की। ठीक है बेटा, जिसको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कह रहे हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कह रहे हैं। ठीक है बेटा, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स या विद्युत चुम्बकीय, चुम्बकीय, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स। ये सारे नाम इसी के आधार पर इन्होंने रखा कि एम्बर को जैसे इलेक्ट्रॉन का, तो इस सिद्धांत पर इन्होंने ये नाम रखे थे। अब देखो इसकी बात करें हम कि भाई ये सर का नाम तो रख दिए, लेकिन ये आवेश होता क्या है, ये है क्या चीज वास्तव में? तो इसकी डेफिनेशन की बात करें, ये तो कम ही पूछा जाता है और संभावना ना के बराबर है। ठीक है बेटा, कि ये पूछने की बात है ही नहीं इसमें, ये मान करके चलिए कि ये परीक्षा की दृष्टि से इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। तो हम क्या करें, परिभाषा की बात करें चार्ज की। किसकी बात कर रहे हैं बेटा? चार्ज की परिभाषा की बात कर रहे हैं। तो मैं बात करूं बेटा डेफिनेशन ऑफ चार्ज, ठीक है, आवेश की परिभाषा। क्या बात करेंगे बेटा? आवेश की परिभाषा की बात करेंगे, आवेश की परिभाषा की बात करें। और आवेश की परिभाषा क्या होती है साहब? कि ये आवेश की परिभाषा क्या है? तो देखिए, आवेश की परिभाषा की बात करें तो ये जो आवेश है ना, वो किसी पदार्थ का वह आंतरिक गुण है जिसके कारण उस पदार्थ में विद्युत एवं चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करने की कैपेसिटी आ जाती है, क्षमता आ जाती है। यानी प्रभाव उत्पन्न करना प्रदर्शित कर देता है, वो दिखाना प्रदर्शित कर देता है। तो डेफिनेशन लिखें, किसी पदार्थ का, किसी पदार्थ का, किसी पदार्थ का वह आंतरिक गुण, कैसा गुण है भाई? आंतरिक गुण है। किसी पदार्थ का वह आंतरिक गुण जिसके कारण, जिसके कारण उसमें
विद्युत एवं चुंबकीय किसी पदार्थ का वह आंतरिक गुण जिसके कारण उसमें विद्युत एवं चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न हो सके, उत्पन्न हो सके। किसी पदार्थ का वह आंतरिक गुण है जिसके कारण उसमें विद्युत एवं चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न हो सके, आवेश कहलाता है। क्या कहलाता है बेटा? आवेश कहलाता है। उसको क्या कहते हैं? आवेश कहते हैं। तो ये थी आवेश की परिभाषा। इस परिभाषा को आपको कहाँ लिख करके आना बेटा? परीक्षा में लिख करके आना। अगर कोई आपसे पूछता है कि आवेश किसे कहते हैं, तो ये परिभाषा लिखेंगे। किसी पदार्थ का वह आंतरिक गुण जिसके कारण उसमें विद्युत एवं चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न हो सके, आवेश कहलाता है। यहाँ आवेश कहते हैं, ये लिख सकते हो। ठीक है। अब बात करते हैं बेटा, ये आवेश तो हो गई कि आवेश कहते हैं कि ये कितने प्रकार का होता है जी? ये तो आपने बता दिया कि भाई ऐसा है किसी पदार्थ के अंतर्गत कि जिसके कारण वो उसमें क्या होगा भाई? विद्युत एवं चुंबकीय प्रभाव प्रदर्शित करेगा। ठीक है साहब। लेकिन ये कितने प्रकार का होता है? तो एक वैज्ञानिक हुए थेल्स, वो सॉरी, अमेरिकी वैज्ञानिक बेंजामिन फ्रैंकलिन। अमेरिकी वैज्ञानिक, अमेरिकी वैज्ञानिक, वैज्ञानिक बेंजामिन बेंजामिन फ्रैंकलिन। कौन हुए भाई? बेंजामिन फ्रैंकलिन। एक अमेरिकी वैज्ञानिक बेंजामिन फ्रैंकलिन, जिन्होंने क्या बताया था भाई? आवेश के बारे में ये बताया था कि आवेश जो है वो दो प्रकार का होता है। अमेरिकी वैज्ञानिक बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बताया कि आवेश दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है भाई? आवेश दो प्रकार का होता है। आवेश दो प्रकार का होता है। किसने बताया था? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। किसने कही ये बात? अगर परीक्षा में पूछा जाता है कि आवेश कितने प्रकार का होता है, या किसने बताया कि आवेश दो प्रकार का होता है, कौन ने बताई भाई? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बताया। कौन कौन सा होता है भाई? कि सर एक तो धनावेश होता है और दूसरा क्या होता है भाई? ऋणावेश होता है। ऋणावेश, इसको पॉजिटिव कहें। ठीक है। और इसको क्या कहें भाई? नेगेटिव कहें। नेगेटिव। ठीक है। आवेश दो प्रकार का। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बताया कि आवेश दो प्रकार का होता है, एक धनावेश होता है, एक ऋणावेश होता है। तो ये जो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने था, तो इन्होंने क्या किया था कि जो चार्ज है ना, जो धनावेश जिसको मान रहे थे, इन्होंने जो कांच की छड़ थी उस पर उपस्थित आवेश को तो क्या माना भाई? धनावेश माना। और जो रेशम का कपड़ा था उस पर उपस्थित आवेश को क्या माना? ऋणावेश माना। मैं कहूं कि बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बेंजामिन
बेंजामिन फ्रैंकलिन ने कांच की छड़ पर कांच की छड़ पर कांच की छड़ पर उपस्थित आवेश को बेंजामिन फ्रैंकलिन ने कांच की छड़ पर उपस्थित आवेश को धनावेश तथा रेशम के कपड़े पर उपस्थित आवेश को रेशम के कपड़े पर उपस्थित आवेश को ऋण आवेश माना। क्या माना भाई? ऋण आवेश माना। ऋण आवेश माना। ये अच्छा नहीं लग रहा होगा ऐसे लिखा हुआ, ऐसे लिख देता हूँ चलो। क्या माना भाई? ऋण आवेश। ठीक है, तो ये बात थी। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने जो कांच की छड़ थी उस पर उपस्थित आवेश को धनावेश, उस पर उपस्थित आवेश को क्या माना भाई? धनावेश माना। ठीक है, तथा रेशम के कपड़े पर उपस्थित आवेश को क्या माना? ऋण आवेश माना। तो उन्होंने ये बताया था कि आवेश क्या है, पूरी तरह दो प्रकार का है, एक नेगेटिव चार्ज है और एक पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है बेटा, तो ये बात तो ये आवेश के बारे में। अब बात करते हैं भाई इसके गुणधर्म की। इसकी बात करेंगे, आवेश के गुणधर्म की बात करेंगे। नहीं, उससे पहले आवेश के बारे में थोड़ा सा और जान लेते हैं कि इसका मात्रक क्या होता है, ये कैसी राशि है, ऐसा थोड़ा सा पहले जानते हैं, बाद में करेंगे आवेश के गुणधर्म की बात। तो देखिए, हम बात करते हैं कि आवेश के मात्रक की बात करते हैं। मात्रक की बात करते हैं, इसका मात्रक क्या होता है भाई? तो हमारे दिमाग में एक ख्याल आया होगा कि जब विद्युत धारा के बारे में पढ़ रहे थे, आप 10वीं क्लास में पढ़ करके आए हो, विद्युत धारा पढ़ा है वहां? तो आपने पढ़ा होगा, एक डेफिनेशन पढ़ी होगी विद्युत धारा की, कि विद्युत धारा की जब परिभाषा पढ़ करके आए, विद्युत धारा वो परिभाषा क्या थी कि सब आवेश के प्रवाह की दर को क्या कहते हैं भाई? विद्युत धारा कहते हैं। तो आवेश के प्रवाह की दर को, किसको? आवेश के प्रवाह की दर को, दर मतलब समय की बात कर रहे हैं। ठीक है बेटा, तो यहां आवेश दिख गए, इसका मतलब आवेश जो है उसका मात्रक क्या बनेगा? आवेश बराबर क्या निकल कर क्या है भाई? विद्युत धारा। क्या निकल कर है? विद्युत धारा। ठीक है, गुणा समय आ गया, ये चीज निकल करके आई, ये फॉर्मूला आ गया। और इस फॉर्मूले से बात करें तो हम कि भाई इसका चार्ज तो क्या होता है, इसको विद्युत धारा को आपने 11वीं क्लास में अध्ययन किया दूसरे चैप्टर में, जिसको मात्रक एवं मापन कहा। अब तो वो पहला चैप्टर नहीं बुक के अनुसार, लेकिन पहले जो दूसरा चैप्टर था तो उसमें विद्युत धारा को मूल भौतिक राशि माना गया। ठीक है, और जिसके अंतर्गत इसका मात्रक क्या माना गया था भाई? एम्पियर। क्या माना गया था? एम्पियर। क्या मात्रक माना गया? एम्पियर। इस समय का मात्रक क्या माना गया? सेकंड। ठीक है भाई, समय का मात्रक सेकंड, ये मात्रक माना गया। तो
ये एम्पियर जो सेकंड आया है क्या है निकल करके, एम्पियर सेकंड। इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ए ऐसे करके, और सॉरी सॉरी सॉरी, ये इसको ऐसे लिख सकते हो ए, ठीक है, और ऐसे लगा करके वली से ऐसे स्मॉल एस, ठीक है, ए एस ऐसे भी लिखा जा सकता है, एम्पियर सेकंड। इसको एक नया नाम दिया, और जो नया नाम दिया गया उस नए नाम को क्या नाम कहेंगे, कूलाम। क्या कहेंगे बेटा, कूलाम, ये नया नाम कूलाम कहा गया उसको। और इसको संकेत के रूप में लिखें तो सी से लिखते हैं। ये विद्युत धारा की परिभाषा से ये मात्रक हमने निकाल लिया साहब, ठीक है, ये मात्रक हमने निकाल लिया कि विद्युत धारा बराबर क्या होता है, आवेश के प्रवाह की दर यानी आवेश बटे समय। तो आवेश बराबर क्या आ गया, विद्युत धारा इनटू में समय, और विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है, एम्पियर। तो क्या निकल कर क्या है, और इसका मात्रक क्या होता है, समय का सेकंड। तो एम्पियर सेकंड इसका एक मात्रक आ गया, जिसको क्या कहा गया, कूलाम कहा गया। इसको ए एस भी लिख सकते हैं, ठीक है बेटा। तो ये जो आवेश का मात्रक है, इसका मात्रक है ये बेटा आवेश का, जिसको क्या कह रहे थे हम, कूलाम, ठीक है, सी कह रहे थे, कूलाम कह रहे थे, ठीक है, क्या कह रहे थे, कूलाम, सी फोर कूलाम, ये ध्यान रखना है। अब सी फोर कैट ध्यान नहीं रखनी, सी फोर यहाँ क्या ध्यान रखना है इस चैप्टर में, कूलाम, कहीं कैट ध्यान रख लें, है ना, तो आपको कूलाम ध्यान रखना है। ये कूलाम नाम के एक महान वैज्ञानिक हुए, ठीक है, तो इनके नाम पर इन्होंने, या इनके नाम पर कूलाम नाम रखा गया, ठीक है, आवेश का जो मात्रक। और ये कैसा मात्रक है भाई, एसआई मात्रक है। कैसा मात्रक है, एसआई मात्रक, ठीक है। अब आपसे परीक्षा में पूछा जा सकता है कि भाई आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है। मान लो ये प्रश्न आ गया एग्जाम में कि आवेश का, कई बार पूछ लिया जाता है ऐसे, आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है। क्या पूछा जाएगा प्रश्न, आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है, ठीक है बेटा, आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है। अब आप ध्यान दीजिए बेटा, आवेश का एसआई मात्रक, आप जब आंसर लिख करके आओगे, क्या लिख करके आओगे, आंसर, ठीक है, तो आप यहाँ पर अगर प्रॉपर तरीके से बात की जा रही है कि भाई मैं सर तो एम्पियर सेकंड लिख करके आऊंगा साहब, क्या लिख करके आऊंगा साहब, एम्पियर सेकंड, या ऐसे लिखा है कि भाई ए एस लिख करके आ गए, ठीक है, सब ऐसे लिखा है मैं तो मेरा नंबर कटेगा क्या, नहीं कटेगा। क्यों नहीं कटेगा, कि आवेश के एसआई मात्रक की बात कर रहे हैं, और सर मैं कूलाम लिख करके आ गया तो नहीं कटेगा। क्यों, ये तो सही है दोनों ही, ये भी सही है ऐसे लिखा, ये भी सही है और ये भी सही है। लेकिन ऑप्शन वाला अगर दे रखा है तो उसमें आपको ये लिखा हुआ मिलता है या ये लिखा हुआ मिलता है, जोन सा भी मिलता है तो उस पर टिक करना है, ठीक है। इस असमंजस में नहीं रहता है क्या करें क्या नहीं करें, आपको जो दिखता है, ठीक है, इन तीनों में से कोई सा भी दिखता है, हिंदी में या अंग्रेजी में जैसे भी है, ये तीनों ही सही है, तीनों ही तरीके इसके सही है। क्यों, एम्पियर सेकंड को ही तो क्या कह रहे हैं, कूलाम कह रहे हैं, एम्पियर सेकंड को अंग्रेजी में क्या लिख रहे हैं, ये लिख रहे हैं, सी लिख रहे हैं, सी लिख रहे हैं, हाँ सर लिख रहे हैं। तो ये ऐसा ही मात्रक है इसका, ठीक है, कोई कंफ्यूजन किसी को नहीं है, उतार लो इसको। उतार लिया, चलिए।
ये तो हुआ बेटा आवेश का ऐसा ही मात्रक। अब सीजीएस की बात करें, सीजीएस, सीजीएस पद्धति में आवेश का मात्रक, सीजीएस पद्धति में आवेश का मात्रक क्या होता है भाई? क्या होता है सीजीएस पद्धति में आवेश का मात्रक? स्टेट कूलम, स्टेट कूलम, ये शॉर्ट फॉर्म में कहे ESU, क्या कह सकते हो? ESU, स्टेट कूलम या ESU। ESU का मतलब क्या है भाई? इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। क्या मतलब है इसका? इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। ध्यान रखेंगे, बोलेंगे तो नहीं। और इस ESU या स्टेट कूलम को क्या कह सकते हैं भाई? फ्रैंकलिन कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं भाई? फ्रैंकलिन। इसको शॉर्ट फॉर्म में FR लिखते, फ्रैंकलिन। क्या लिखते? FR, फ्रैंकलिन। स्टेट कूलम या ESU या फ्रैंकलिन कह सकते। ठीक है बेटा, ये सीजीएस पद्धति में आवेश का मात्रक है सर। आई बात समझ? कि सर कूलाम में और इसमें क्या संबंध होता है सर? कि ESU जो स्टेट कूलाम है उसमें और कूलाम में क्या संबंध होता है? देखिए भाई, तो एक कूलाम, एक कूलाम बराबर 3 × 10⁻⁹ स्टेट कूलाम। ये संबंध किसमें भाई? कूलाम में और स्टेट कूलाम के अंदर। ये सब एक कूलाम बराबर 3 × 10⁻⁹ स्टेट कूलाम होता है, या फ्रैंकलिन कह सकते हो या ESU कह सकते हो। कंफ्यूज मत हो जाना, ये ध्यान रखना कहीं कंफ्यूजन हो जाए। एक कूलाम बराबर 3 × 10⁻⁹ स्टेट कूलाम, ये बड़ी इकाई है और ये छोटी इकाई है स्टेट कूलाम, सीजीएस पद्धति में। ठीक है, और ये कौन सी पद्धति में भाई? SI पद्धति। एक है बेटा आवेश का एक मात्रक और होता है कि अगर बात करें हम कि आवेश के अन्य मात्रक की बात करें, क्या होता है भाई आवेश का अन्य मात्रक? एक मात्रक और है आवेश का, आवेश का विद्युत चुम्बकीय मात्रक, विद्युत चुम्बकीय मात्रक, वो क्या है सर? आवेश का विद्युत चुम्बकीय मात्रक एव कूलम। क्या है भाई? एव कूलम। आवेश का विद्युत चुम्बकीय मात्रक कौन सा है? एव कूलम। इसको अंग्रेजी में दूसरा नाम क्या है भाई? शॉर्ट फॉर्म EMU कह सकते हो। क्या कह सकते हो इसको? EMU, EMU कहें या एव कूलम कहें? एव कूलम। ठीक है बेटा, एव कूलम कह सकते, EMU कहें या एव कूलम कहें। ठीक है, ये EMU का क्या मतलब भाई? EMU का जो मतलब है ना वो ये है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिज यूनिट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म यूनिट, विद्युत चुम्बकीय मात्रक, इसीलिए तो एव कूलम। ठीक है, विद्युत चुम्बकीय मात्रक एव कूलम या EMU कह सकते हो। कि सर इसमें क्या संबंध है कूलम में और EMU में या एव कूलम में? इसमें क्या संबंध है? इसमें भी एक संबंध है।
और इसमें जो संबंध है वो ये है कि एक एव कूलम बराबर होता है 10 कूलम के। किसके बराबर होता है साहब? 10 कूलम के। अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि सर हमारे सर ने तो ये पढ़ाया था 1/10 एव कूलम। अरे भाई यहाँ से मैं इसको उठा करके कहाँ ले गया? इधर। और यहाँ क्या बचेगा भाई? एक बचेगा। कि सर एक बचेगा तो कैसे लिखें? ठीक है, ये इसको मैंने यहाँ कर दिया वो कि इसको मैं इधर ले गया तो क्या बचेगा भाई? बना दो भाई कि एक कूलम बराबर क्या आ जाएगा? 1/10 एव कूलम। क्या बन जाएगा भाई? 1/10 एव कूलम। ये बन गया कि हाँ सर ऐसे ही लिखाया था हमारे सर ने। बिल्कुल लिखाया होगा, मैं कब मना कर रहा हूँ कि आपके सर ने पढ़ाया वो भी अच्छा है और मैं बता रहा हूँ वो भी सही है। तो ये एक एव कूलम बराबर 10 कूलम होता है। ठीक है, या एक कूलम बराबर 1/10 एव कूलम। ये सर अब बात करें कि एव कूलम में और स्टेट कूलम में क्या संबंध है ना संबंध? देखिए क्या संबंध है कि एक कूलम बराबर क्या है भाई? ध्यान दो, 3 × 10⁻⁹ क्या चीज है भाई? स्टेट कूलम। और एक कूलम बराबर और क्या है भाई? 1/10 एव कूलम। कितने कूलम? 1/10 एव कूलम। तो फिर क्या संबंध बन गया साहब कि अब देखो इसको तो छोड़ो, बात कर लेते हैं किस किस की भाई? इस दोनों की बात करेंगे। करिए भाई, इन दोनों की बात करिए। तो क्या रिजल्ट निकलेगा इन दोनों की बात करेंगे तो? कि मैं इसको थोड़ा सा इधर सरका देता हूँ कि छोटा हो जाए भाई, छोटा हो गया, दिख रहा है ना? चलो, कि इन दोनों की अगर बात करें तो यहां से इस 10 को मैं इधर मूव करा देता हूँ। कहाँ मूव करा देता हूँ बेटा? इधर मूव करा देता हूँ। तो यहां से इधर मूव कराया है इसको, तो मूव कराने के बाद इधर क्या बचेगा भाई? एक एव कूलम। कितना बच जाएगा भाई? एक एव कूलम। ठीक है, तो इधर क्या हो जाएगा भाई? 3 × 10⁻⁹ तो पहले से ही है, और क्या और चला गया साथ में? 10 चला गया। क्या लिखा हुआ है भाई? स्टेट कूलम लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है भाई? स्टेट कूलम लिखा हुआ है। ठीक है बेटा, क्या लिखा हुआ था? स्टेट कूलम। तो क्या रिजल्ट निकल करके आया कि एक एव कूलम बराबर कितना आ गया भाई? 3 × 10⁻⁷। ये 9 पहले से, ये एक और है। 10 की घात या कुछ भी नहीं लिखा है, इसका मतलब क्या? 10 के ऊपर कितनी घात है? एक है, जीरो मत समझ लेना। 10 की घात 1 है। अगर किसी राशि के ऊपर घात 0 होती है तो उसका मतलब तो 1 होता है। ठीक है, और किसी राशि के ऊपर घात 1 है तो उसका मतलब क्या? वो राशि है। इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि वही राशि है। इसका मतलब 1 होता है, इसका मतलब ये संख्या ही है जिसके ऊपर पावर लगी हुई है। इसका मतलब 10 के ऊपर घात 1 है पहले से, दिख नहीं रहा है तो जब एक फॉर्मूला आप छोटी क्लास में पढ़ रहे हो, सर कौन सा फॉर्मूले की बात कर रहे हो? कि ये फॉर्मूला पढ़ा था, चूंकि ए की पावर एम इन 2 में ए की पावर एन, तो क्या फॉर्मूला था ये? कि ए की पावर एम प्लस एन हो जाता था। हाँ सर ये तो पढ़ाया था। तो यहाँ भी तो ऐसा ही है, ए की पावर एम, और ये क्या है भाई? ए की पावर एम। तो आधार समान तो घातें क्या होंगी भाई? जुड़ती है सर, जुड़ती है तो जोड़ दो। 9 पहले से, एक और आ गया तो क्या हो गया भाई? 10। और ये क्या आ गया साथ में? स्टेट कूलम। आई बात समझ में कि नहीं आई?
यानी 1 एव कूलम बराबर क्या निकल कर के आया भाई, क्या दिख रहा है, 1 एव कूलम बराबर 3 गुणा 10 की घात 10 स्टेट कूलम, ये निकल कर के। कोई दिक्कत किसी को? इसको ऐसे भी लिख सकते हो। चलिए कैसे लिखें सर, ऐसे लिखिए, ये लिख रहे थे ना 1 एव कूलम बराबर 3 गुणा 10 की घात, ऐसे लिखो थोड़ा सा अच्छा लगेगा, है ना, 3 गुणा 10 की घात 10 स्टेट कूलम, ठीक है। इसको ऐसे लिखो, एव कूलम को क्या लिख रहे थे, EMU, इसको क्या लिख रहे थे भाई, 3 गुणा 10 की घात 10 ESU। हाँ सर ऐसे भी लिख सकते, लिख दो भैया, कौन मना कर रहा है, लिख दीजिए, ये लिख दिया। ये मात्रक हमारे विद्युत चुम्बकीय मात्रक हो गए, आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक मात्रक हो गए, जिसको स्टेट कूलम कह रहे थे, और ऐसा ही मात्रक मैंने बता दिया कूलम हो गए। अब एक बात करते हैं बेटा, एक अन्य मात्रक भी होता है इसका, फेराडे। कौन सा मात्रक होता है, आवेश का मात्रक क्या होता है बेटा, फेराडे होता है। अच्छा सर, हाँ फेराडे, आवेश का मात्रक फेराडे भी होता है, फेराडे भी है। कि सर ये कौन सा मात्रक आ गया, फेराडे नाम तो सुना होगा आपने, केमिस्ट्री में सुना होगा, हमारे यहाँ भी सुना होगा, ठीक है। ये जो फेराडे मात्रक है ना, ये आवेश का सबसे बड़ा मात्रक है। कैसा मात्रक है, सबसे बड़ा। तो एक नोट लगा लो, एक नोट लगाओ प्यारा सा अच्छा सा, नोट लगाइए, ज्यादा नहीं लगाना है, ठीक है। अरे भाई नोट लगाओ, कुछ बच्चों को क्या समझ में नहीं आएगा क्या लिखा था सर ने, तो नोट लगाया हमने, और नोट में हमने लिख दिया भाई कि आवेश का सबसे बड़ा मात्रक, बड़ा मात्रक फैराडे। कौन सा मात्रक है सबसे बड़ा, फैराडे। कि सब सबसे बड़े तो बता रहे, छोटा भी तो बता दो ना। हाँ ले बिल्कुल, आवेश का सबसे बड़ा मात्रक फैराडे तथा सबसे छोटा मात्रक, सबसे छोटा मात्रक कौन भाई, कौन हो सकता है, लगाइए अंदर, कौन है रे, इसमें कहीं फ्रैंकलिन आया था क्या, कि सर आया था, वही होता है बेटा फ्रैंकलिन, या क्या कह रहे थे उसको भाई, स्टेट कूलम। मैं इसलिए लिखा रहा हूँ बेटा स्टेट कूलम साथ में फ्रैंकलिन के, कि परीक्षा में आ जाए तो ये कहें कहीं स्टेट कूलम दे दे फ्रैंकलिन नहीं दे, आप बोलोगे सर ने तो नहीं लिखाया था, और मैं कहूँगा लिखाया था, तो यही विरोधाभास होगा। छोटा मात्रक कौन है, फ्रैंकलिन होता है, बोलेंगे तो नहीं। आवेश का सबसे बड़ा मात्रक कौन है भाई, कौन है रे, फैराडे। और छोटा मात्रक कौन है रे, ये सबसे बड़ा, और छोटा कौन है रे, फ्रैंकलिन और स्टेट कूलम, हुई ना बात। तो ये आवेश के बड़े छोटे मात्रक की बात हो गई। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि सर ये तो बड़े बड़े मात्रक हैं, ऐसे बड़े बड़े मात्रकों की कल्पना की है आपने, कुछ छोटे मात्रों के बारे में जिक्र कीजिए। कि हाँ बिल्कुल करेंगे, छोटे मात्रकों के बारे में हम जिक्र करेंगे। तो कुछ छोटे मात्रक ऐसे जो व्यवहार में काम में लिए जाते हैं,
कि जनरली इन बड़े मात्रकों की बात नहीं होती है। तो सामान्यतः जिनकी बात करेंगे, जिनको व्यवहार में हम काम में लेते, उन मात्रकों की बात करते। तो आवेश के अन्य व्यवहारिक मात्रक, अन्य व्यवहारिक मात्रक, अरे यार, क्या लिख रहा हूं मैंने, अन्य व्यवहारिक मात्रक, व्यवहारिक एक मात्रक, ठीक है सर। आवेश के अन्य व्यवहारिक कौन कौन है भाई? चलो देखो, पहली बात करूं एक मैं बात करूं मिलीकूलम की। किसकी बात करूं बेटा? मिलीकूलम। एक मिलीकूलम बराबर 10⁻³ कूलम। एक मिलीकूलम बराबर 10⁻³ कूलम। दूसरा बात करूं भाई मैं, एक माइक्रोकूलम कि सर हाँ ऐसे तो मैंने लिखा देखा है किताब में, बिल्कुल लिखा हुआ है ना, इसी की तो बात करो। ये म्यू मतलब माइक्रो, क्या है? म्यू मतलब माइक्रो, ठीक है। एक माइक्रो कूलम बराबर 10⁻⁻⁶ हाँ सर ऐसा तो देखा है लिखा हुआ। और क्या देखा है भाई? एक नैनो कूलम, क्या? नैनो कूलम। ये क्या होता है भाई? 10⁻⁹ कूलम। और क्या देखा है भाई? एक पिको कूलम, क्या? पिको कूलम। तो 10⁻⁻12 कूलम। ये अन्य व्यवहारिक मात्रक है। स्मॉल एम मतलब मिली, ठीक है, मिली। म्यू मतलब माइक्रो, एन मतलब नैनो, ठीक है, और पी मतलब पिको, ये मतलब होता है, ठीक है बेटा। तो ये अन्य व्यवहारिक मात्रक है जिनका हम काम में लेते हैं। आई बात समझ में? कोई दिक्कत किसी को? उतार लो इनको। मिलीकूलम, माइक्रोकूलम, नैनोकूलम, पिकोकूलम, ये उतारिए। चल अब बात करते हैं सबका कि ये मात्रक वगैरह की बात हुई, तो बेमा नहीं होती है क्या? अब इसकी होती है ना। तो हम बात करें बेटा आवेश की विमा की। इसकी बात करें आवेश की विमा। आवेश की विमा की बात करेंगे। देखो मैंने आपको 11th क्लास में जब पढ़ा रहे थे तो उस समय बताया था आपको, और जिस जिन सर ने भी आपको पढ़ाया है उन्होंने भी बताया होगा कि कभी भी किसी भौतिक राशि की विमा निकालनी हो तो सबसे पहले उसके किसकी बात करेंगे बेटा? फॉर्मूले की बात करेंगे। फॉर्मूला जिसको आता है ना वो विमा आसानी से निकाल सकता है। कि सर कैसे निकालेगा? कि आवेश का फॉर्मूला क्या है भाई? कि सर आवेश का फॉर्मूला तो ये है, आवेश बराबर विद्युत धारा और इनटू में क्या लिख रहे थे साहब? समय लिख रहे थे। कि हाँ सर बिल्कुल लिखा था। इसको कैसे लिख रहे थे भाई? या ये कह सकते हो ए एस लिख रहे थे, ठीक है, ऐसे भी लिख रहे थे। तो इसकी विमा क्या होगी सर? विमा ऐसे निकालते थे कि यहाँ इस पूरे मात्रक में कहीं द्रव्यमान दिख रहा है क्या सूत्र में? नहीं दिख रहा है सर। तो जब द्रव्यमान नहीं है तो उसकी घात क्या लिखते थे? 0/0 लगाते तरीके से विमा कहें कि भाई एम की विमा कितनी? 0 है।
ठीक है। फिर इसमें लंबाई दिख रही है कि कहीं नहीं दिख रही सर, तो एल भी क्या होगा 0। और क्या दिख रहा है सर, विद्युत धारा दिख रही है मुझे तो विद्युत धारा को मूल राशि माना गया था, मूलभूत राशि, ठीक है। और इसकी विमा क्या लिख रहे थे, सॉरी एक मिनट, ये एंड्रॉइड मोड पे आ गया, ठीक है। चलिए, इससे मेरा हाथ लग गया था इसलिए चला गया था, है ना, कोई दिक्कत नहीं। M0 L0, अब विद्युत धारा को मूल भौतिक राशि माना था, और इसकी जब विमा लिखते थे तो इसको प्रदर्शित किससे करते थे भाई, ए से करते थे सर, बताया था ना, तो ए से करेंगे। कितनी बार आया भाई, एक बार आया सर, उसके ऊपर क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे, ठीक है जी, 1 लिख दिया। और क्या आया सर, समय आया है, समय को किससे लिख रहे थे सर, कैपिटल टी से लिख रहे थे, किससे लिख रहे थे, कैपिटल टी से लिख रहे थे, उसके ऊपर भी 1 लगेगा, क्यों, एक बार आया। तो M0 L0 A1 T1, सर ये ऐसे क्या लिख दिया, हमें तो ऐसे बताया गया था कि A1 T1। अरे बात तो एक ही है ना, जिनके ऊपर जो राशियां नहीं होती हैं उनकी विमा क्या लिखी जाती है, 0 लिखी जाती है। तो ऐसे थोड़ा अच्छा अच्छा सा लग रहा है, या ऐसे भी लिखें तो कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम, है ना, घबराने की बात नहीं, कहीं घबरा जाए कि सर मेरे सर ने तो ये बताया था, तुमने ये बता दी है, ये क्या बता रहे हो, दोनों ही सही, ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं। ये तो मैंने इसलिए लिखी है कि भाई ये आपको आना चाहिए कि भाई द्रव्यमान है नहीं, तो उसके ऊपर क्या लिखेंगे, 0 लिखेंगे। लंबाई नहीं है यहाँ, तो उसके ऊपर क्या लिखेंगे, 0 लिखेंगे। एम्पियर विद्युत धारा है, उसकी क्या कितने कितने लिखेंगे, एक बार आया 1 लिखेंगे। टी एक बार आया तो टी के पावर भी 1 लिखेंगे। तो A1 T1 ऐसे भी लिखा जा सकता, कोई दिक्कत किसी को। तो ये इसकी विमा है, ठीक है। अब कोई कंफ्यूजन कि सब ये विद्युत धारा और समय की बात की आपने, आवेश की बात की, तो कुछ जब भौतिक राशि की बार बार बात कर रहे हो तो आपने बताया था कि भौतिक राशि 2 प्रकार के होते हैं, ये तो मन में विचार आ रहा होगा, आ रहा है ना। तो देखिए बेटा, इधर ध्यान दो कि जब आवेश की बात हो रही है, विद्युत धारा की बात हो रही है, समय की बात हो रही है, तो ये बिल्कुल स्वाभाविक है आपके मन में ये सवाल उपजा होगा कि वहां भौतिक राशि की बार बार जिक्र कर रहे हो कि, तो भौतिक राशि तो 2 प्रकार की होती है साहब, सदिश राशि और अदिश राशि। हाँ, मैं कब मना कर रहा हूँ, होती है ना। तो आपके मन में ये भी ख्याल आ रहा होगा, तो आवेश कैसी राशि है, आ रहा है ना। तो देखिए बेटा, कि विद्युत धारा कैसी राशि थी, कि सर ये तो अदिश राशि थी, कैसी राशि थी भाई, अदिश राशि। और ये भी कैसी राशि है भाई, अदिश राशि है। तो फिर ये कैसी होगी भाई, ये भी अदिश होगी। कैसी राशि होगी भाई, अदिश राशि होगी। तो लिख लीजिए, आवेश एक कैसी राशि है, अदिश राशि। आवेश एक अदिश राशि। कैसी राशि, आवेश अदिश राशि, ठीक है बेटा। अब ध्यान दो, ज्यादा लंबी क्लास तो नहीं हो रही है, मैं देखता हूं समय कितना होगा, ठीक है। 54-55 मिनट की क्लास हो गई, ज्यादा फिर बोर हो जाएगा कि सर ने आज ही हमें आवेश का जनक बना दिया है, आवेश के बारे में सब कुछ सिखा रहे हो है? तो आज के लिए बस बेटा इतना ही, फिर कल मिलते। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। मस्त रहो, व्यस्त रहो, और मस्त इसमें पढ़ाई कीजिए, ठीक है, ओके।